ये है 30th क्वेश्चन, सेक्शन डी का 30th क्वेश्चन। और ये चैप्टर से कौन से चैप्टर से बनाया गया है मैं बताता हूँ। देखो ये है हमारा लास्ट चैप्टर, डुअल नेचर ऑफ लाइट वाले चैप्टर से है। उसने बोला आइंस्टीन एक्सप्लेन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। सही बात कि जो प्लांक्स ने क्वांटम थ्योरी दी थी उसके बेस पर उसने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट समझाया। When light travels in the form of small bundles of cold photons, कि जो लाइट ट्रैवल करती है स्मॉल एनर्जी पैकेट्स की फॉर्म में ट्रैवल करती है जिनको हम फोटोन्स बोलते हैं। द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज एच म्यू। हर एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? इज इक्वल्स टू एच म्यू होती है। आगे चलें। वेयर म्यू इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड एच इज़ द प्लांक्स कॉन्स्टेंट, जिसमें म्यू क्या है? फ्रिक्वेंसी, और एच क्या है? प्लांक्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आगे चलें। द नंबर ऑफ फोटोन्स इन ए बीम ऑफ लाइट डिटरमाइंस द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। बिल्कुल सही बात है भाई। देखो बहुत सीधा सा हिसाब है। लाइट की इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है? लाइट की इंटेंसिटी डिपेंड करती है जो आपने रेडिएशन ले रखी है, जो आपने रेडिएशन चूज़ की है वो कितने फोटोन्स पर सेकंड रिलीज़ कर रहा है, कितने फोटोन्स पर सेकंड रिलीज़ कर रहा है, उस पर डिपेंड करती है इंटेंसिटी। आगे चलते हैं। ए फोटोन इंसिडेंट ऑन अ मेटल सरफेस ट्रांसफर्स टोटल एनर्जी टू फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल सरफेस। बोलता है कि इस फोटोन के अंदर जो एनर्जी थी वो किसी मेटल सरफेस से जाकर टकराएगी और ये वाली एनर्जी एच म्यू एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के पास जाएगी और ये मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर आ जाएगा। लेकिन कब? जब ये फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी होगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। कैसी फ्रीक्वेंसी होगी? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन, जिसका फॉर्मूला होता है एच म्यू नोड, जहाँ म्यू क्या नोड क्या होते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए फाइव नोड एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो उसके बेस के ऊपर आपसे कुछ फॉर्मूलाज पूछ रखे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई विद द इंटेंसिटी। देखो सीधा सा हिसाब है, सीधा सा हिसाब है। अभी समझाता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा आप ज़रा, समझें। चलिए सपोज़ कीजिए ये है हमारी ये है हमारा मतलब वाई एक्सिस पे दिखा रहे हैं हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये है हमारी इंटेंसिटी जिसको हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट आई। अब देखो किसी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होता है? जब उसमें से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। इस मेटल सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से क्या फ्लो होगा? इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे उतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, और इलेक्ट्रॉन्स कितने बाहर निकलेंगे? जितने फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी। यानी फोटोन्स की संख्या किसकी वजह से बढ़ेगी? लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज़ करने की वजह से। कि अगर आप लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ता चला जाएगा। जितनी इंटेंसिटी इंक्रीज़ करोगे उतना ही फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा। यानी इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका तो मतलब यही हुआ मीनिंग्स, इसका जो ग्राफ बनेगा वो तो कॉन्स्टेंट ग्राफ बनेगा। नहीं समझे आप? कि आपने जैसे 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 इंटेंसिटी को इंक्रीज़ किया फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज़ हुआ। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। या फिर ऐसा बोलोगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट फोटोन्स पर सेकंड के एमिशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप ऐसे भी बोल सकते हो। जल्दी बताओ समझ आया नहीं आया? इसका सेकंड पार्ट समझें तो इसका आंसर है हमारा सी पार्ट। इसका बी पार्ट समझते हैं। मैंने क्या बोला था कि इस चैप्टर के ग्राफ्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो पढ़ लेना, और आपने पढ़े नहीं सक्सेसफुली। देखो सेकंड क्वेश्चन, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ इंक्रीज्ड। अगर आप इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है, विदाउट चेंजिंग इट्स इंटेंसिटी, और आपने इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखा है, बस आपने फ्रीक्वेंसी इंक्रीज की है। द सैचुरेशन करंट, देखो 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 सैचुरेशन करंट कब होता है? अगर आपने सपोज करो म्यू फ्रीक्वेंसी वाली, ये फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर है हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर आपने कोई फ्रीक्वेंसी फेंकी है मेटल सरफेस के ऊपर, तो उस फ्रीक्वेंसी की वजह से एक फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है मेटल सरफेस के अंदर, ठीक है। और वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इस
वेरिएबल तो नहीं बोलेंगे, इस फिक्स फ्रिक्वेंसी के लिए फिक्स होता है, जिसको हम सैचुरेशन करंट बोलते हैं। कि अगर आप इस फ्रिक्वेंसी की रेडिएशन को फेंको जाओगे ना, मेटल सरफेस के ऊपर डाले जाओगे, तो ये करंट कांस्टेंट रहेगा। फिर एक पॉइंट पर जाकर जैसे आपने फ्रिक्वेंसी डालना शुरू करा तो करंट इंक्रीज करके अपनी मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच जाएगा और उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा। इसको सैचुरेशन करंट बोलते हैं। अगर आपने इंटेंसिटी इंक्रीज नहीं करी, अगर आपने इंटेंसिटी को इंक्रीज नहीं किया, तो ये सैचुरेशन करंट में इंक्रीज नहीं होगा। तो इस केस में बोल रहा है कि अगर आपने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज कर दी और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज करने की वजह से इंटेंसिटी रखी है कांस्टेंट, तो सैचुरेशन करंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट तो कांस्टेंट रहेगा। अगर आपको सैचुरेशन करंट चेंज करना है तो आपको इंटेंसिटी चेंज करनी पड़ेगी। मैंने अभी भी क्या बताया था 1-2 सेकंड पहले कि जो करंट होता है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, वो इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आप फ्रिक्वेंसी को चेंज करो या ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको क्या चेंज करना पड़ेगा? इंटेंसिटी चेंज करना पड़ेगा। इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैन बी यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। नोट्स खोलो मेरे, अगर आप नोट्स खोलोगे तो आपको ये ग्राफ भी पता चल जाएगा कि आपको, अगर आपको प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कौन सा स्लोप लगाना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ स्लोप बता रखा है m इक्वल्स टू एच अपॉन ई, एम इक्वल्स टू एच अपॉन ई, जहाँ पर m क्या है स्लोप, e क्या है इलेक्ट्रॉन और h क्या है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट। तो हमको ये वाला चाहिए, ये वाला रिलेशन चाहिए, और ये रिलेशन हमको मिलता है कट ऑफ पोटेंशियल और फ्रिक्वेंसी के ग्राफ से। और ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है? सपोज करो फ्रिक्वेंसी थी हमारी म्यू नॉट। म्यू नॉट पर आपको क्या मिलेगा? म्यू नॉट पर आपको मिल जाएगा कि उस मेटल सरफेस के अंदर से क्या निकलने लग जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स निकलने लग जाएंगे। और जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप पोटेंशियल बढ़ाओगे, पोटेंशियल के बढ़ने की वजह से ये जो हमारी फ्रिक्वेंसी होगी वो भी बढ़ जाएगी। या ऐसे बताओ, जैसे जैसे मैंने क्या बोला था कि जो ये हमारा कट ऑफ पोटेंशियल होती है, ये कट ऑफ पोटेंशियल सपोज करो वी नोट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कट ऑफ पोटेंशियल फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर आप फ्रिक्वेंसी बढ़ाते चले जाओगे तो कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ेगी। जल्दी बताओ, जैसे जैसे आपने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज की तो कट ऑफ पोटेंशियल भी इंक्रीज करते चली गई। ठीक है, जब हम इस वाले ग्राफ को या फिर इस वाले स्ट्रेट लाइन को पीछे की ओर सबटेंड करते हैं, पीछे की ओर सबटेंड करते हैं, ये करो पीछे की ओर, पीछे की ओर सबटेंड करते हैं, तो आपको एक इंटरसेप्टेंट पॉइंट मिलता है। इस इंटरसेप्टेंट पॉइंट का क्या नाम होता है? इस इंटरसेप्टेंट पॉइंट को बोला जाता है, अरे यार, इस इंटरसेप्टेड पॉइंट को बोला जाता है एच अपॉन ई, माइनस के एच अपॉन ई। ठीक है, अब देखो ये आता कहाँ से है, ये आता कैसा है? आपको स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या होता है? c होता है इंटरसेप्शन ऑन y एक्सिस, और x क्या होता है? x एक्सिस पे डायरेक्शन, m क्या होता है? स्लोप, और y क्या होता है? हमारा वेरिएबल। समझ रहे हो? y बोल सकते हो आप, y पे y एक्सिस बोल सकते हो, x एक्सिस बोल सकते हो, ऐसे करके। तो अब देखो ये बना कैसे। आप आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज़ करो, फाइ नोट प्लस के वर्क फंक्शन प्लस के काइनेटिक एनर्जी मैक्स। आपने वाई एक्सिस पर क्या लिख रखा है? कट ऑफ पोटेंशियल। तो इसको उठाकर इधर लाओ, ई माइनस के, ऐसा बोलो, ई माइनस के फाइ नोट, इसको उठाकर ले आए, इजिकल टू के ई मैक्स रहेगा। यहाँ पर मैंने ये बोला था के ई मैक्स किसके इक्वल होता है? ई वी नोड के इक्वल होता है। ये रहा ई वी नोड के इक्वल। ये क्या होता है मेरा? एच म्यू। वर्क फंक्शन क्या होता है? एच म्यू नोड। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल वाई एक्सिस पर दिखाया है, तो वाई एक्सिस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल दिखाएंगे, तो वी नोड हो गया हमारे वाई एक्सिस पर, इजिकल टू एच अपॉन ई म्यू माइनस के एच अपॉन ई म्यू नोड। अब आप इसको कंपेयर करो, स्लोप क्या मिलेगा? एच अपॉन ई मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो मिल गया आपको स्लोप। जल्दी बताओ, सी क्या इंटरसेप्शन पॉइंट? ये रहा इंटरसेप्शन पॉइंट माइनस के एच ई, ये स्लोप क्या है? पॉजिटिव के एच अपॉन ई, और इंटरसेप्शन सी पॉइंट क्या है? माइनस के एच अपॉन ई, और वी नोड क्या है? वाई एक्सिस पर पोटेंशियल है, ये रहा वाई एक्सिस पर पोटेंशियल। अब आपको क्या चाहिए था कि इनमें से कौन सा ग्राफ है जो आपको क्या बता सकता है? प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू बता सकता है। वो सिर्फ फ्रिक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला ग्राफ है, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। चलें इसके फोर्थ के फर्स्ट पार्ट पर। उसने बोला है कि आपके पास रेड लाइट है, येलो लाइट है, ब्लू लाइट है, तीनों सेम इंटेंसिटी की हैं, किसी सरफेस पर फेंकी जाती हैं, जिसमें के आर के वाई के बी क्या है? रिप्रेजेंट द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स रेस्पेक्टिवली। देन क्या पूछा है? अच्छा 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 अच्छा, क्या पूछा है इसमें? अच्छा, इसमें पूछा है कि कौन सी लाइट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, वो हमसे पूछ रहा है। ये तो पूछ रहा है हमसे,
तो भाई आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन लिखते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन E इक्वल्स टू, ये हमारा फाइन नोड प्लस के ई मैक्स। तो काइनेटिक एनर्जी को खाली रखते हैं, के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच म्यू माइनस के एच म्यू नोड। तो आपको समझ आ रहा होगा जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है रेडिएशन की, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, फ्रिक्वेंसी के। देखो फ्रिक्वेंसी, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है, फर्क किसकी वजह से पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी की वजह से पड़ेगा। तो अब ये देखो इनमें से कौन सी लाइट रे की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। एक हमने ली है एक हमारे पास है रेड लाइट, दूसरी हमारे पास येलो, तीसरी है ब्लू। अब रेड की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है मिनिमम। रेड की जो फ्रिक्वेंसी होगी, वो सबसे कम होगी। जो येलो की फ्रिक्वेंसी होगी वो उससे ज़्यादा होगी, और ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा। तो अब काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी उसकी सबसे ज़्यादा होगी जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो ब्लू लाइट की काइनेटिक एनर्जी ब्लू लाइट की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। उसके बाद येलो लाइट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा रहेगी, फिर रहेगी सबसे कम काइनेटिक एनर्जी रेड लाइट की। तो देख लो इसमें से कौन सा है, के बी इज़ ग्रेटर देन वाई ग्रेटर देन आर, ऑप्शन नंबर सी। बी ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एग्जिबिट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विद विजिबल लाइट। विजिबल लाइट के लिए इनमें से ऐसा कौन सा मेटल है जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा। देखो बहुत सीधी सी बात है, बहुत ही ज़्यादा सीधी सी बात है। इन मेटल में से जिस मेटल का भी वर्क फंक्शन सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, ठीक है, वो विजिबल लाइट रे के साथ, क्या शो कर देगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो कर देगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करेगा। अब देखो मैग्नीशियम, जिंक और कैडमियम, इन सब का वर्क फंक्शन बहुत ही ज़्यादा होता है कि इनको हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करने के लिए। तो एक ही इसमें से मेटल बन जाता है सीजियम। ये तो देख के भी पता चल रहा था, पर फिर भी ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारा कंसेप्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में।